हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरएम सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस सीटेट में दिया गया है और इसी के साथ इसका जो फर्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, उसके बारे में भी आज के लेक्चर में हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स के पेपर 1 पेपर 2 दोनों में है। तो यस, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स पेपर 1 में 30 मार्क्स की 30 नंबर की होगी, जिससे 30 क्वेश्चंस होंगे, और पेपर 2 में मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन होगा, यानी टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स और साइंस दोनों के मिलके, जिसमें से 30 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। और इसका जो सिलेबस है जो दो पार्ट में डिवाइड है, पहला है कंटेंट, दूसरा है पेडागोजिकल इश्यूज, एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पहले कंटेंट देख लेते हैं कि कंटेंट में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। कंटेंट पेपर 1 और पेपर 2 में ऑलमोस्ट सेम है, कुछ टॉपिक्स का डिफरेंस है। पेपर 1 में टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे कंटेंट में से, और पेपर 2 में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे कंटेंट के। आप ये लिस्ट देख पा रहे हैं, दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 में ऑलमोस्ट सेम है, जैसे ज्योमेट्री, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंडर्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ही टॉपिक्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम में है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, डाटा हैंडलिंग है, सारा कुछ इसमें ही है। जैसे यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम वगैरह की बात करें वो मेंसुरेशन में आ जाता है, तो ऑलमोस्ट सेम है। बस यहाँ मनी का एक कंसेप्ट दिया गया है जो हमें पेपर 2 में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 90% जो सिलेबस कंटेंट का दोनों पेपर में सेम है। इसी तरीके से पेडागोजी का है, पेडागोजिकल इश्यूज पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में है। पेपर 1 में 15 क्वेश्चंस की है, पेपर 2 में 20 क्वेश्चंस की है, एंड इसका भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, इसमें बिल्कुल सेम है। जिसमें आप देख पा रहे हैं जो टॉपिक्स अभी आपके सामने आए हैं, ये सारे पेपर 1 के हैं। और इसी तरीके से पेपर 2 के देखे देखे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन, रेमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, ये सारे टॉपिक्स जितने मैंने आपको बताए हैं सारे सेम है। बस इसमें एक एरर एनालिसिस का टॉपिक दिया गया है जो एक्स्ट्रा है पेपर 1 में, पेपर 2 में एरर एनालिसिस का टॉपिक नहीं दिया गया। इसके अलावा ये जो चार टॉपिक्स अलग से हाईलाइट किए गए हैं, व्हेन हिज थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये चार टॉपिक ऐसे हैं जो सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट इनके बेस पे हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये चार टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेंशन नहीं है, तो अक्सर बच्चों के छूट जाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, इन चार टॉपिक्स को भी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि इनके बेस पे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पक्का पक्का आते हैं। कई बार 3 क्वेश्चन टीचिंग मटेरियल पे आपको देखने को मिल जाएंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये लगा लीजिए इस पूरे सिलेबस में ये चार टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं टेस्ट आइटम क्या होंगे। टेस्ट आइटम में बेसिकली 4 तरह के कंसेप्ट होंगे। एक तो कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बेस पे क्वेश्चन होंगे, यानी कोई सिचुएशन आपको क्लास की दी जाएगी, हो सकता है क्लासरूम की, कुछ भी दी जाए, उसके बेस पे आपको उसका आंसर करना होगा। पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चंस होंगे, जो टॉपिक्स अभी हमने देखे हैं इसकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी हुई है उसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे। एंड यस, मैथ्स तो है ही कि एप्लीकेटिव सब्जेक्ट, तो एप्लीकेशन के बेस पे भी क्वेश्चंस होंगे कि किस तरीके से इसका एप्लीकेशन किया जाता है रियल लाइफ में। एंड इसी के साथ जो क्वेश्चंस कंटेंट के होंगे, कंटेंट के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ले जाएंगे फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में, अगर हम पेपर 1 की बात करें। अगर पेपर 2 की बात करें तो 8th तक के क्वेश्चंस उसमें होंगे। तो जो कंटेंट है वो हमारा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी का अगर आपने 9th तक का लेवल टिप्स पे कर लिया, सारे फॉर्मुलेस वगैरह कर लिए, तो इजीली आप कंटेंट के क्वेश्चंस कर पाएंगे, चाहे पेपर 1 के हो पेपर 2 के हो। तो टेस्ट आइटम में आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना होगा। अब हम आते हैं आज के मेन कंसेप्ट पे, जो है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ये दोनों ही पेपर में दिए गए हैं, चाहे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में दिए गए हैं, एंड इसके बेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या है, मैथमेटिक्स एक्चुअली में है क्या। मैथमेटिक्स एक मैथमा वर्ड है, ग्रीक से लिया गया है, उसमें से इसका मीनिंग ड्रॉ आउट किया गया है, जिसका हम आज मैथमेटिक्स बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है नॉलेज, स्टडी या फिर लर्निंग। बेसिकली हम जब हम किसी भी चीज की स्टडी करें, नॉलेज गेन करें, लर्निंग करें, वो मैथमा कहलाता है, यानी मैथमेटिक्स कहलाता है। और मैथमेटिक्स में हम करते ही यही है, जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसके बारे में कोई नॉलेज या स्टडी करते हैं। इसमें बेसिकली चार मेजर पिलर्स, अगर हम कहें चार मेजर पिलर्स इसमें कवर किए जाते हैं, जो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। एंड आप नोटिस करना, फर्स्ट से लेकर 12th तक का जो भी कंटेंट आप मैथ्स में पढ़ेंगे, सारा इन चार स्टेजेस से, ये चार पिलर पे बेस है। प्राइमरी में अरिथमेटिक बच्चे को पढ़ाया जाता है, सिक्स में एंटर होता है बच्चे तो उसे अलजेब्रा पढ़ाया जाता है, ज्योमेट्री दोनों ही लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। एंड ट्रिग्नोमेट्री, जैसे ही बच्चा 10th क्लास में एंटर होता है उसे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, और 11th 12th तो पूरा ही ट्रिग्नो पे बेस होता है। तो ये चार पिलर्स हैं जिसके बेसिस पे फर्स्ट टू 12th तक का पूरा मैथमेटिक्स सिलेबस डिफाइन किया गया है। एंड इसी के साथ जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं मैथ्स में, वो दो तरीके के मैथ्स से कंसेप्ट होते हैं। जो कंसेप्ट हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, नंबर, क्वांटिटी, शेप, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं,
वो प्योर मैथमेटिक्स कहलाती है। जिसे हम इनडिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, ये जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कंसेप्ट जो हम पढ़ते हैं जिसको रियल लाइफ में हम इजीली नहीं यूज कर पाते, वो सारे प्योर मैथमेटिक्स हैं। लेकिन जब हम उससे किसी ना किसी डिसिप्लिन के साथ, जैसे फिजिक्स या फिर इंजीनियरिंग के साथ हम उसे अप्लाई करने लगते हैं, तो वो अप्लाइड मैथमेटिक्स बन जाती है। ये मैथमेटिक्स अपने आप में इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जो बाकी सब्जेक्ट्स में इंटीग्रेट करके पढ़ाई जा सकती है। जब उसे हम डेली लाइफ में यूज करने लगते हैं, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंसेप्ट बनने लगता है। तो ये होता है किस तरीके से हम मैथ्स को दो पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसके बाद आता है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन आया जाता है। सिंपली आपसे पूछ लिया जाता है जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा है जो मैथमेटिक्स का नेचर है या कौन सा नहीं है। ये जो क्वेश्चन आता है सिंपल आता है, बहुत ईजी होता है। अगर आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पता चल गया कि क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ तो मैंने आपको 5 से 10 मेंशन करवाए हैं, ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड हो सकते हैं। जितना आप इसके बारे में पढ़ेंगे उतने ही नेचर आपको इसका देखने को मिलेगा, तो ये लिमिटेड नहीं है। अगर आपको बस ये पता चलेगा कि मैथ्स है क्या, तो कोई भी उसमें ऑप्शन दिया हो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि नेचर कौन सा है मैथ्स का, कौन सा नेचर नहीं है। सबसे पहले जैसे हम देख पा रहे हैं, सिंप्लीफाई द मैटर्स, बहुत इजी चीज है, बहुत इजीली समझ में आ रही। सिंप्लीफाई मतलब क्या होगा, मैथ्स से जो इतने बड़े बड़े फॉर्मूले जो पहले हमें नहीं पता थे, तब कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगता था, आज हमें फॉर्मूलेस पता चल गए, हम टिप्स पे ही मेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कोई भी चीज, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाती है। इसी तरीके से जो चीजें आज हमें पता है बच्चों को नहीं पता होती, जब बच्चों को उसके बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे प्लस माइनस अब बेसिक से कंसेप्ट ले लें, जब बच्चों को उसके बारे में पढ़ाया जाता है तो उनके लिए भी मैटर्स बहुत इजी हो जाते हैं, सिंप्लीफाई हो जाते हैं। सेकंड इज सिंबॉलिक, यस सिंबॉलिक तो है, इसके अपने सिंबल्स हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, सारा मैथ्स जो है अपने आप के सिंबल से भरा हुआ है और इसके सिंबल्स बाकी सब्जेक्ट्स के साथ यूज किए जाते हैं। 1 2 3 4 जो काउंटिंग है वो भी सिंबल्स ही है। इसी तरह कैलकुलेटिव, अरे मैथ्स तो पूरा कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है। स्टार्टिंग में जब बच्चा क्लास में मैथ्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वो कैलकुलेशन से ही शुरू होता है, 1 2 3 4, 1 स्टार 2 स्टार, बच्चा वहां पे कैलकुलेटिव तो करता है जब वो गिनती लिखना शुरू करता है, कैलकुलेटिव है पूरा। न्यूमरल्स, न्यूमरल्स यानी इसके अपने नंबर्स हैं, किस तरीके से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से या इस तरीके से, किस तरीके से हम इसे लिखते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीका लिखने का। प्रिसाइज, प्रिसाइज तो है ही, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कंसेप्ट हम लेंगे, अलग अलग मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के, आंसर सेम आएगा। इसी के साथ यूज इन डेली लाइफ, मैथ्स तो हर जगह यूज होता है, चाहे वो कोई सा भी कंसेप्ट हो, कुकिंग से लेकर कोई स्पोर्ट्स हो, हर जगह मैथ्स का यूज होता है। फिर है साइंटिफिक, मैथ साइंटिफिक है ये क्योंकि इसके जो फॉर्मुलेस हैं सारे मैथ्स के फॉर्मुलेस हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम निकालने के सारे साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक फॉर्मुलेस हैं, जिन्हें साइंस के जरिए, जैसे हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी तरीके से मैथ्स में एक्सपेरिमेंट करके निकाले गए, सारा साइंटिफिक है। फिर है लॉजिकल, मैथ्स तो है ही लॉजिकल, मैथ्स में जितनी कैलकुलेशन की जाती है सारे लॉजिक है, उसमें जो भी आप फॉर्मूला यूज करो कोई ना कोई तर्क वितर्क होगा उसके पीछे, तो उस तरीके से ही लॉजिकल है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चों को मैथ्स इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कंक्रीट चीजें ली जाती हैं, एप्पल दिखाया जाता है, बॉल दिखाई जाती है, ऑरेंज दिखाया जाता है, ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं बेसिकली जब बच्चे को हम काउंटिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी लेवल में जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो काउंटिंग की जगह वो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाती है, लेकिन नई चीजें फिर उन्हें कंक्रीट में सिखाई जाती है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देन यूनिवर्सली एप्लीकेबल, बिल्कुल 1 किलोमीटर अगर 1000 मीटर के बराबर होता तो चाहे कहीं भी चले जाओ हर जगह 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होगा, यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो है ही मैथ्स। तो जहां भी जो भी फॉर्मूला हम मैथ्स का देखेंगे, 2 + 3 5 होता है तो हर जगह 2 + 3 5 ही मिलेगा, तो मैथ्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। एंड ये कुछ ऐसे नेचर है जो 10 स्पेसिफाई यहाँ पे मैंने करे हैं, ध्यान रखिएगा लिमिटेड नहीं है। इसके लिए आपको बस ये देखना होगा कि मैथ्स है क्या, जो हम आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। जब आप इन लेक्चर्स को गो थ्रू करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या इसका नेचर है। तो क्वेश्चन जो भी आएगा उसके लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा उसे समझना, आपको थोड़ा एनालाइज करने की जरूरत है बस। जैसे आप इसे एनालाइज करना सीखेंगे तो आपको मैथ्स का नेचर क्या पता चलता जाएगा, आप इन 10 पॉइंट्स के बियॉन्ड जाने लगेंगे मैथ्स के नेचर को डिफाइन करने के लिए। तो बस आपको कंसेप्ट को नॉलेज लेने की जरूरत है, कंसेप्ट समझने की जरूरत है, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग, बच्चा किस तरीके से सोचता है।
बेसिकली हम मैथ्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ मैथ्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बच्चा मैथ्स को कैसे समझता है। अदरवाइज जो जीन पियाजे हैं, ये स्विस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पूरा डिफाइन किया है कि किस तरीके से बच्चा सोचता है, समझता है, थिंकिंग डेवलप करता है। इस लेक्चर में हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने के लिए आपको सीडीपी का लेक्चर देखना होगा, जिसमें रिमजी मैम ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि किस तरीके से पियाजे ये बताते हैं कि बच्चे कैसे थिंकिंग डेवलप करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ दो मेजर प्रोसेसेस है जो पियाजे ने मेंशन की हैं, जो है परसेप्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, एंड इसी के जरिए मैथ्स का एक थिंकिंग डेवलपमेंट बच्चे के माइंड में सेट होना शुरू होता है। परसेप्शन होता क्या है? परसेप्शन होता है जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस करके, इंटरेक्ट करके उसके बारे में समझना शुरू करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एक्सपीरियंस लेते हैं, उसे टच करके, स्मेल करके। वो परसेप्शन होता है कि हम उसको कैसे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कैसे नॉलेज गेन कर रहे हैं। और जब उसे हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन करने लगते हैं, इमेज अपने माइंड में बनाने लगते हैं, जब वो चीज हमारे एरिया फील्ड में नहीं होती, हमारी नजरों के सामने नहीं होती, उसके बावजूद जब हम उसे सोचने लगते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन होता है। एंड यही चीज है जो सबसे पहला स्टेप बनती है बच्चों को मैथ से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। पहले बच्चा उन चीजों को देखता, सोचता, समझता है, परसीव करता है। जब वो चीजों के बारे में परसीव करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उसकी मेंटल इमेजिनेशन करने शुरू करता है कि किस तरीके से वो चीज दिखाई देती है एक्चुअली। जब वो चीज उसके सामने नहीं होती, उसके बाद भी मेंटल इमेजिनेशन वो करने लगता है। तो इसके हिसाब से इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं। इन 4 स्टेजेस से होकर बच्चा गुजरता है जब वो मेंटल डेवलपमेंट कर रहा होता है। हम पूरे मेंटल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट सेंसरी मोटर स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे का मैथ से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनता। यहाँ पे बच्चा सिर्फ सेंसेस के जरिए अपने एनवायरनमेंट के साथ फेस टू फेस होता है, लेकिन मैथ के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं बनता। लेकिन जब बच्चा सेकेंड स्टेज में आता है, यानी प्री ऑपरेशन पीरियड में आता है, तो यहाँ पे उसे मैथ से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यहाँ उसकी रिप्रेजेंटेशन स्केल और सिंबलिज्म स्टेज शुरू हो जाती है। यहाँ बच्चा समझने लगता है कि एप्पल की काउंटिंग कितनी है, वो काउंटिंग करना शुरू कर देता है, उन्हें गिनना शुरू कर देता है, उन्हें रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी यहाँ पे बच्चों को रिवर्सिबल ऑपरेशन और कंजर्वेशन जैसे कंसेप्ट नहीं आते। रिवर्सिबल ऑपरेशन होता क्या है? जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि 2 + 3 5 होता है और 5 - 3 2 होता है, तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है कि 5 में से 3 माइनस कर दिया जाए 2 होगा, ये स्टेज में बच्चों को नहीं समझ आता। अगर आप बच्चे को कहें कि 2 + 3 कितना है और 5 - 3 कितना होता है, तो वो पूरा कैलकुलेशन बिठाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। वो यहाँ ये नहीं सोच पाएगा कि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। ये स्किल बच्चे की यहाँ डेवलप नहीं होती। इसी तरीके से जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, कंजर्वेशन होता क्या है? ये बेसिकली 4 तरीके के कंजर्वेशन होते हैं, जिसमें हम मैथ्स के कंसेप्ट देखते हैं कि किस तरीके से मैथ्स का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है, जैसे वॉल्यूम, नंबर, मैटर, लेंथ। ये 4 ऐसे मैथ्स के कंसेप्ट है जहाँ बच्चा कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर आप बच्चे को 2 बर्तन दो जिसमें सेम अमाउंट का पानी है, सेम क्वांटिटी है, एक बर्तन आपने एज इट इज छोड़ दिया, लेकिन दूसरे का बर्तन का पानी आपने या तो किसी बड़े बर्तन में, छोटे बर्तन में डाल दिया, क्वांटिटी सेम है, लेकिन बच्चा वो चीज यहाँ नहीं समझ पाता। उसको लगता है कि बड़े बर्तन में डालने से वो ज्यादा हो गया है या छोटे बर्तन में डालने से वो कम हो गया है। यहाँ पे कंजर्वेशन स्किल बच्चे की अभी डेवलप नहीं होती। इसी तरीके से नंबर, मैटर और लेंथ में होता है। इसके बारे में आप डिटेल में सीडीपी के लेक्चर में पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्किल है बच्चे की डेवलप नहीं होती, ना रिवर्सिबल की ना कंजर्वेशन की। कब डेवलप होती है स्किल? ये डेवलप होती है जब बच्चा आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी जब बच्चा 7 से 11 की उम्र में होता है, तब दोनों स्किल्स उसकी डेवलप होने लगती है। इस स्टेज पे आके बच्चे को समझ आने लगता है कि बर्तन चेंज करने से क्वांटिटी सेम रहेगी, या फिर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 होगा, 2 में 3 प्लस करेंगे 5 होगा। दोनों चीजें, दोनों कंसेप्ट, दोनों स्किल बच्चे की यहाँ डेवलप होने लगती है। इसी के साथ बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग, जो मैथ्स की लॉजिकल थिंकिंग होती है कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, मैथमेटिकल थॉट्स किस तरीके से यूज करने हैं, मैथ्स की क्यों जरूरत है हमें पढ़ने की, ये चीजें बच्चे को यहाँ समझ आने लगती है। बेसिकली जो 7 साल का बच्चा होता है वो फर्स्ट क्लास में होता है, तो यहाँ पे उसे नंबर शुरू करवा दिए जाते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो शुरू करवा दिए जाते हैं, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, वो उस तरीके से बच्चों को यहाँ इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है और बच्चे इसी के जरिए आगे बढ़ते हैं और मैथ्स का कंसेप्ट समझते हैं, मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। इसके बाद जो स्टेज आती है वो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो होती है 11 साल से उम्र के लोगों के लिए। 11 साल से उम्र के लोग कोई भी हो, 11 साल का कोई एडल्ट हो, एडोलेसेंट हो या फिर कोई भी हो, सबकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यहाँ पे आ जाती है और सारे सारे लोग यहाँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है उसे समझना शुरू कर देते हैं।
इससे पहले की स्टेज के लिए बच्चों को कॉन्क्रीट ऑपरेशन दिया जाता है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं ताकि वो उस चीज को समझ सके जो टीचर पढ़ाना चाह रही है। लेकिन इस स्टेज में बच्चे को अब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो कोई भी चीज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के जरिए सीख सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल यहाँ लिया है, इसमें बच्चे को कोई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया जा सकता। ये जो 11 प्लस के बच्चे होते हैं उनको ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि वो किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का रूट निकाल सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करवा दी जाती है, हाइपोथेटिकल आइडियाज हैं बच्चे के जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ये बात हुई कि किस तरीके से बच्चे का मेंटल थिंकिंग डेवलपमेंट होता है। हमने स्टार्टिंग से लेकर 11 साल तक की उम्र के सभी बच्चों का देखा किस तरीके से मैथ्स को जनरेट करना शुरू करते हैं। एंड इस कंसेप्ट पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.delbytes.in, जहां आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। कोर्सेज में पूरा कोर्स, मॉक टेस्ट में आपको दो तरीके के मॉक देखने मिलेंगे सीटेट के, जिसमें सबसे पहला मॉक है कंप्लीट मॉक, फुल फ्लेज मॉक, जिसमें 150 नंबर के 150 क्वेश्चन होंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए नहीं करिएगा। इसी के साथ आपको टॉपिक वाइज मॉक भी देखने को मिलेंगे कि हर एक टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मेरा सजेशन रहेगा पहले आप टॉपिक वाइज मॉक करिए, फिर कंप्लीट मॉक करिए, ताकि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सके सीटेट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मैथ्स पढ़ाई जा सकती है। देखिए, मैथ्स पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ जो दो मेन आयाम है जिसको आपको ध्यान रखना होगा, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में किसी भी क्लास में मैथ्स पढ़ाएं। सबसे पहली बात, बच्चे की रियल लाइफ से, एवरीडे लाइफ से मैथ्स को लिंक किया जाए। जब उसकी रियल लाइफ से मैथ्स को लिंक किया जाएगा तभी वो समझ पाएगा कि मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों उसे पढ़ना जरूरी है और किस तरीके से पढ़ना जरूरी है। इसी के साथ बच्चा हर बार आपको एरर करता मिलेगा मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स कोई इजी चीज नहीं है सीखना। हर बार बच्चा जब मैथ्स करेगा, चाहे उसे वन लिखना हो, सिंपली वो गलती करेगा। तो एरर को एक एसेंशियल पार्ट मान के अगर एक्सेप्ट किया जाए तो बच्चे के लिए बहुत इजी होगा मैथ्स करना, एंड आपके लिए इजी होगा मैथ्स समझाना पढ़ाना। तो एरर्स को जरूर एक्सेप्ट करिएगा। ये दो मेन चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है, चाहे आप किसी भी लेवल पे मैथ्स पढ़ाएं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा, जैसे मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को यूज करें जब आप मैथ्स पढ़ाएं, क्योंकि जब कॉन्क्रीट का यूज किया जाएगा बच्चे के लिए इजी होगा समझना और उसका रियल लाइफ से भी लिंक होगा, तो बच्चा उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। इसके बाद आते हैं किस तरीके से आप बच्चे को पढ़ाएं। ये नहीं है कि जो आप चीज पढ़ा रहे हैं वो रेंडमली पढ़ाई जाए। बच्चे की रियल प्रॉब्लम के साथ उसे स्टार्ट किया जाए ताकि वो उसे एनालाइज कर सके, उसे लिंक कर सके और धीरे धीरे उसे एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन दी जाए। जैसे कि अगर आपको वन लिखवाना है तो पहले बच्चे को ऑब्जेक्ट दिखाया जाए या कोई रियल प्रॉब्लम दी जाए, फिर उसको धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लिया जाए कि उसे ऑब्जेक्ट हटा के, उस प्रॉब्लम को हटा के उसे और न्यू प्रॉब्लम दी जाए ताकि उसके बारे में वो सोच सके, समझ सके। इसी के साथ हम मल्टीपल वेज में रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, करवाए जा सकते हैं। तो बच्चों को हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंट तो बना नहीं है, इसी के साथ बच्चे को अलग अलग तरीके भी बताने हैं कि किस तरीके से उसे मैथ्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, किस तरीके से अपनी लैंग्वेज में, दूसरे की लैंग्वेज में अपने आइडियाज जनरेट करके वो मैथ्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये चीज बच्चे को सिखानी है। इसी के साथ अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज बच्चे को बतानी है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें हम अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं, भले ही आंसर सेम आए लेकिन मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो बच्चे में स्किल डेवलप करनी है कि वो किसी भी क्वेश्चन को उस नजरिए से ना देखे जो मैम ने बताया, जो टीचर ने बताया, टेक्स्ट बुक ने बताया। उसके अलग अलग पैमाने निकाले उसे सॉल्व करने के। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पोजिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी एबिलिटी है जब बच्चे को हम इंडिपेंडेंटली या ग्रुप में कोई क्वेश्चन दे, प्रॉब्लम दे, तो बच्चा उसे खुद सॉल्व कर सके बिना किसी डायरेक्ट सपोर्ट के। टीचर वहां रहेगी, फैसिलिटेट करेगी, गाइड करेगी, लेकिन डायरेक्टली उसको आंसर नहीं बताएगी। वो उनके सामने सिर्फ प्रॉब्लम रखेगी, बच्चे को ग्रुप में या इंडिविजुअली वो सॉल्व करने के लिए कहेंगी। ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेगा ना, तो धीरे धीरे से समझ आएगा कि उसे प्रॉब्लम पोज कैसे करना है। जब वो प्रॉब्लम पोज करना सीखेगा तो उसे पता चलेगा कि किस तरीके से मैथ्स का प्रोसीजर चलता है, किस तरीके से उसे वो रियल लाइफ से लिंक कर सकता है। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पोजिंग। सिर्फ सॉल्व करना जरूरी नहीं है, पोज करना ही उतना जरूरी है जितना सॉल्व करना है। क्योंकि जब बच्चे को ये समझ आएगा कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम पोज करे, सामने रखे, टीचर को बताए, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करे या समझे, तभी उसे सॉल्यूशन निकालना भी इजी होगा और उसकी मैथमेटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी। मैथमेटिकल एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर, स्केल्स,
ये सारी वो तभी डेवलप कर पाएगा जब उसे पता चलेगा कि किस तरीके से उसे प्रॉब्लम देखनी है। जब बच्चे को मैथ्स की प्रॉब्लम उसके रियल लाइफ में दिखनी शुरू होगी तो उसे मैथ्स में भी इंटरेस्ट आता रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बेस में नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर इसके बाद वेज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। लेकिन किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये सारा कंटेंट पे डिपेंड करता है कि कंटेंट का किस तरीके का क्वेश्चन वो पोज करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।